Good morning, everyone. In the previous chapter, we have been discussing about the nationalism in India, and we have covered the various topics. Firstly, we have covered and understand the reasons of nationalism in India and what is the meaning of nationalism. We also understand what are the causes of nationalism and how it should be spread all over the world against the British colonies. Secondly, we have discussed about the First World War, in which we have understand the effect of First World War on India, how it should created problems around the all over the world. Next, we have discussed about the idea of satyagraha, which we have understand what is a satyagraha and what are the ideas of satyagraha by Mahatma Gandhi. We also understand that Mahatma Gandhi came back to India in January 9 Jan 1915. We have seen that he came back to India after the victorious movement in South Africa. Then we have seen 1916 Champaran, 1917 Gujarat, 1918 Ahmedabad. All three movements led by Gandhiji would be victorious against the Britishers. So these incidents we have already discussed in our previous video. In this chapter, in this video, we have been discussing about the main theme of why the Rowlatt Act implemented in India, what are the causes of implementation, how the people's, how the Indian people react against the Rowlatt Act, what are the causes of Jallianwala Bagh massacre, how it should be represented around the world, and what are the truth behind all these Jallianwala Bagh massacre. इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. Now, firstly, we have to understand what is a Rowlatt Act. आखिर ये Rowlatt Act है क्या? Rowlatt Act, it gave the government enormous power to repress political activities and allow detention to political prisoners without trial for 2 years. ये Rowlatt Act गवर्नमेंट सरकार को इतनी शक्ति देता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाले इंसान को जेल में डाल सकती है बिना किसी ट्रायल के, यानी बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए 2 साल के लिए उसे जेल में डाल सकती है. ये है आपका Rowlatt Act. इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जिससे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना के बराबर हों, और ये भी अलाउ करता है कि जो भी पॉलिटिकल पर्सनस हैं उनको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए. दिस इज़ ऑल अबाउट द Rowlatt Act. ये था आपका Rowlatt Act. अब पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया. व्हाट इज़ द Rowlatt Act? सर, इट्स गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. यानी कि सर सीधी सी भाषा में, अपनी भाषा में कहूँ तो अगर कोई भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे विरुद्ध में कोई काम कर रहा है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी लॉन्च करने वाला है, तो वो उसको अरेस्ट करेगी और 2 साल के लिए सीधे जेल में डाल देगी, और कोई इसके विरुद्ध अगेंस्ट में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है. नाउ सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द Rowlatt Act. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ Rowlatt Act. सर इसके कॉजेज क्या थे? नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. whenever and wherever you have to read history, जब भी आपको इतिहास पढ़ने का समय या मौका मिले तो उसको आप एक्शंस और रिएक्शंस में रीड किया कीजिए, तो आपको याद नहीं होगी, आपके दिमाग में एक कहानी बनानी है. समझ रहे हो आप इस चीज़ को? हमें चीज़ों को, अपनी एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, ना कि उसे एक बोझ बनाना है. कि हम साइंस का चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, मैथ के चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्यों करते हैं. एसएसटी में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्यों करते हैं. इस चैप्टर में हमें हर एक चीज़ का कॉज पता होना चाहिए. कि सर जैसे कि आपकी बुक में नहीं बताया, लीव इट, कि क्या बताया क्या नहीं बताया. मैं आपको इतना कराऊंगा कि आपके दिमाग में पूरी की पूरी नेशनलिज्म इंडिया की कहानी चला करेगी जब आप इसे रीड करोगे विद योर ओन सेल्फ.
कहानी चलनी चाहिए चैप्टर का नाम आते ही। सोचना, दिमाग में आंसर्स आप अपने आप बना दोगे, हर सवाल का जवाब आप अपने आप दे दोगे अगर आपके दिमाग में उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट होगा, स्टोरी होगी, कॉजेज़ क्या थे, रीजंस क्या थे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सीधे आते हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट का कॉज देखने के लिए हल्का सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पीछे की तरफ हमें आना होगा। क्या थे कॉजेज़, उसको जानना होगा। जो ब्रिटिशर्स थे, दे हैव लॉन्च चार्टर एक्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे संविधान में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी गवर्नमेंट को जब लगता है तो उसमें कई तरह के चेंजेस किए जाते हैं। दे आर द वेरियस चेंजेस वी हैव सीन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। तो सेम वे में ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि कोई एक्ट लागू किया, यानी कोई कानून लागू किया, उसके 10 साल बाद अपनी एक कमेटी बना के भेजते थे और वो उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन लेती थी कि क्या वो जो रिफॉर्म्स किए गए थे 10 साल पहले वो अभी भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं या उनमें कुछ और चेंजेस किए जा सकते हैं। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो एक्ट आया था, जिसमें आपको कॉम्युनल राइट्स दिए गए थे, यानी कि आपके धर्म के अनुसार आपको वोट देने का अधिकार होगा, यानी मुसलमान जहाँ जिस एरिया में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट ही इलेक्शन में फ़ाइट करेगा, सिख जहाँ ज़्यादा है वहाँ सिख कैंडिडेट ही इलेक्शन में फ़ाइट करेगा। तो इस तरह की कॉम्युनल एक्टिविटीज़ की थी। उसके बाद उसी के जो 1919 का मार्ले मिंटो एक्ट था, उसी को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं आपके मार्च 1919 में। मॉन्टेस्क्यू आपके ब्रिटिशर्स के, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेक्रेटरीट से, सॉरी नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट थे, और जो चैम्सफोर्ड थे वो उस समय भारत के वॉइस रॉय थे, इंडियंस वॉइस रॉय। चीज़ों को क्लियर रखिए, जो सेक्रेटरीट था और वॉइस रॉय था, उन दोनों के नाम पर ही हमेशा आपके रिफॉर्म्स आते थे। जैसे कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो एक्ट जो है, उसमें मार्ले सेक्रेटरीट है, पहला जो नाम होता है वो सेक्रेटरीट का होता है, सेकंड नेम वॉइस रॉय का होता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू वाज अ सेक्रेटरीट एंड चैमफोर्ड वाज अ वॉइस रॉय। क्लियर, थिंग्स शुड बी क्लियर। 1919 में ये दोनों अपने जो नए रिफॉर्म्स लाते हैं उसमें कुछ विचार लाते हैं, कुछ सुधार लाते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब होता है कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो वो कहते हैं कि 1919 में वो मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म्स लाते हैं। उसमें कहते हैं कि नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट द रॉलेट एक्ट। तो ये कहाँ से आया है आपका, ये कोई अचानक से कोई आई हुई ये नहीं है, ये उनका एक फॉलोअर था। 10 साल हो चुके थे 1909 में आए हुए 1919 तक, तो उसके लिए उन्हें रिफॉर्म्स लाना था, वो रिफॉर्म्स लेकर आए। लेकिन पिछले 10 सालों में जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को डिफीट मिली थी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ से, जिस तरह की उन्हें हार देखने को मिल रही थी कि इंडियंस एक नेशनल मूवमेंट लॉन्च करने लगे थे, महात्मा गांधी वापस आ चुके थे, जो आपकी कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी 1907 में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, गरम दल और नरम दल में। 1916 में वो एक हो जा रही है। 16, 17, 18 में गांधी जी के चंपारण, अहमदाबाद, गुजरात में खेरा, अहमदाबाद, ये तीनों मूवमेंट आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो नाउ ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा उनको हल्का सा फियर आने लगा था कि भाई ये बापू आदमी साउथ अफ्रीका में हमें हरा के आया है, यहाँ आके भी इसने ये सत्याग्रह, भूख हड़ताल, ये सब कुछ शुरू कर दिया है, नॉन वायलेंस, और मूवमेंट लीड कर रहा है, विक्टोरियस हो रहा है। कहीं ये इंडिया में भी उसी तरह से विक्टोरियस ना हो जाए। ब्रिटिशर्स वाज इन वेरी मच टेंशंस कि अब ये क्या, ये बापू आ गए, ये धोती कुर्ता पहन के, भाई ये बापू तो आ गए, अभी हमारी बैंड बजाएंगे। और वो बैंड बजानी शुरू कर चुके थे। 3 मूवमेंट में ही बापू ने ब्रिटिशर्स की बैंड बजा दी, जो आज तक 200 साल के इतिहास में कोई मूवमेंट वो इंडियंस नहीं जीत पाए। वो बापू ने आगे 3 साल में 3, यानी 3 बॉल पे 3 चौके 3 छक्के। मिचेल स्टार्क को कोई छक्का, 3 बॉल पे 3 छक्के। मिचेल स्टार्क जैसे टेंशन में आ चुका है, वैसे ही ब्रिटिशर्स टेंशन में थे। तो मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म्स में वो लेकर आते हैं रॉलेट एक्ट, जिससे कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारे अगेंस्ट हो ही ना, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करेगा तो हम उसे जेल में डाल देंगे। अब एक सिंपल सा आप चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि ब्रिटिशर्स जो भी काम करते हैं, फर्स्टली दे मेक द लॉ फॉर इट, पहले वो उसका कानून बना लेते थे। 78 में वर्नाकुलर टैक्स एक्ट लेके जब वो आते हैं तो उसमें पहले उन्होंने वो कानून बना दिया, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन किया। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया,
रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून बना दिया कि भाई आप कोई हमारे अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकते। अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो वी हैव बिन अरेस्टेड यू फॉर द 2 ईयर्स, हम आपको 2 साल के लिए जेल में भेज देंगे। तो बड़े स्मार्ट थे भाई वो, उन्होंने स्मार्टली ये चीज़ की, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। मार्च 1919 द रॉलेट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटिंग। अब हमें कॉजेज़ भी समझ में आ गया, कॉजेज़ की हिस्ट्री क्या थी वो भी अब हमें क्लियर हो चुकी है कि 1919 का जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स था उसका, अब मार्लियामेंटो एक्ट था सॉरी, उसके लिए सुधार होना था, 10 साल होने को आ चुके थे, तो उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ चेंजेस होने थे। तो उसके लिए मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड ने कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट पेश की, और इन 10 सालों में क्योंकि इंडियंस हैव बिन विक्टोरियस फॉर कई चीज़ों में, तो इसीलिए एक रॉलेट एक्ट नाम के कानून की, ऐसे कानून की एक ज़रूरत उनको महसूस हुई और उन्होंने वो लागू भी किया। अब हमें ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब सर ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, अब इसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है? रॉलेट एक्ट इज़ टेकन बाय इंडियन एज अ ब्लैक लॉ। क्यों ब्लैक लॉ? क्योंकि आप ये देखिए कि अब इंडियंस को बोलने का अधिकार भी नहीं है। हम क्या करते थे? हम प्रोटेस्ट ही तो करते थे। वी हैव जस्ट प्रोटेस्ट इन द नॉन वायलेंट मैनर। सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट की चीज़ों में हम पॉलिटिकल रैलीज़ करते थे, पॉलिटिकल सत्याग्रह करते थे, इसी तरह की चीज़ें करते थे, उसमें भी आपने हमें रोक लगा दी। तो ये तो आप हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, सिविल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं आप हमारे। तो बापू ने क्या किया कि बापू को मौका मिला, बापू ने कहा कि यार ये एक अच्छा मौका आया है कि वी हैव टेकन ऑल ओवर इंडियंस टुगेदर एंड मेक एंड स्टार्ट अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेम ऑफ द मूवमेंट इज द रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने कहा कि एक अच्छा मौका है जिसमें हम एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें उनके मुख्य वेपन क्या थे? एज ऑलवेज नॉन वायलेंस, civil disobedience against such unjust law, which would start a हड़ताल on 6 अप्रैल. लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मैं भी बताता हूँ। महात्मा गांधी ने ये एक मूवमेंट वाला सत्याग्रह लॉन्च किया जिसमें नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस की हेल्प से हम इस अनजस्टिस लॉ के अगेंस्ट में मूवमेंट लॉन्च कर रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस की हिंदी होती है सविनय अवज्ञा। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे, जिसमें मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को समझाऊंगा कि सविनय अवज्ञा और नॉन कॉपरेशन में क्या डिफरेंस था। ये सारी चीज़ों के लेके महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि 6 अप्रैल को हम नेशन वाइड ये मूवमेंट लॉन्च करेंगे। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हो चुका है, 6 अप्रैल को इस मूवमेंट को लॉन्च की डेट आ चुकी है। इस मूवमेंट की लॉन्च की डेट से पहले ही अहमदाबाद, दिल्ली एंड इन बंगाल, इन 3 एरियाज़ में वायलेंट मूवमेंट स्प्रेड हो जाता है। यानी जो इंडियंस थे वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट कर देते हैं। इतना वायलेंस करते हैं कि ब्रिटिशर्स को अपने आर्मी के सोल्जर्स को अलग अलग जगह भेजना होता है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। तो अब क्या होता है कि जब वायलेंस शुरू हो जाता है तो ब्रिटिशर्स हैव द पावर। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं इंडिया में? मार्शल लॉ लगा देते हैं। नाउ ब्रिटिशर्स इम्प्लीमेंट द मार्शल लॉ। रॉलेट लॉ पहले ही रॉलेट एक्ट पहले इम्प्लीमेंट हो चुका था। नाउ दे आल्सो लॉन्च मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या था बेटा? मार्शल लॉ में इफ़ द गवर्नमेंट सीज, गवर्नमेंट गिव दैट पावर कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होने की कोशिश होने वाली है तो वो उसको शूट कर सकते थे। दे हैव बीन किल्ड देम। उन्हें कोई पॉलिटिकल प्रिजनर, किसी को जेल में भेजने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधे गोली मारने की इजाज़त है। ये होता है आपका मार्शल लॉ। इस वायलेंट मूवमेंट के स्प्रेड की वजह से गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई कि उन्होंने मार्शल लॉ इंडिया में लागू कर दिया। अब जब ये मार्शल लॉ लागू हो गया तो ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया इन द नेम ऑफ रॉलेट एक्ट कि आपसे हमें ये खतरा है कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अमृतसर के जो 2 लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो अब 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन था, जालियांवाला बाग जो एक ग्राउंड है वहाँ पर मेला लगा हुआ था, वहाँ पर लोग आए हुए थे। तो जो उनके जो 2 लोकल लीडर्स थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनको अरेस्ट किया गया था इन द नेम ऑफ रिवॉल्ट, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ इन द नेम ऑफ रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में एक सभा का संबोधन चल रहा था। यानी कि एक
कुछ लोग थे जो लोगों को बता रहे थे कि ये गलत है, इस तरह की चीज़ों को संबोधित कर रहे थे लोगों को। तो वहाँ पर जनरल डायर को इस बात का पता चलता है। When जनरल डायर वांट टू नो अबाउट दैट, ही टेक ऑल हिज आर्मीज, वो अपनी पूरी ट्रुप्स यानी सारे आर्मी जितने भी उसके पास हथियारबंद लोग थे उनको सबको बुलाता है। इवन ये तक बताया जाता है कि वो वहाँ पर कई बड़ी काफ़ी ज़्यादा वेपन्स लेके गया था और काफ़ी मिसाइल्स लेके भी जाने, मतलब मिसाइल्स इन द नेम ऑफ टोप्स लेके जाने वाला था वो, लेकिन बिकॉज ऑफ वहाँ पे वो ले नहीं जा पाया था। तो उसने उस जालियांवाला बाग का जो ग्राउंड था वो कुछ ऐसा था, वहाँ पे सिर्फ एक बहुत ही नैरो गेट था और यहाँ पर चारों तरफ से आपके ब्रिटिशर्स सोल्जर्स ने उनको घेर लिया था। ही जस्ट गिव देम द वार्निंग वंस कि यहाँ पे जो हो रहा है मार्शल लॉ के अगेंस्ट है, और ही स्टार्ट फायरिंग ऑर्डर विदाउट गिविंग देम अ चांस कि वो उस बाग उस ग्राउंड को खाली कर पाए। उन्होंने बिना किसी चांस को दिए हुए लोगों को इसने फायरिंग शुरू कर दी। और जब उसने वो फायरिंग शुरू करी तो उस फायरिंग में लोगों के अंदर भगदड़ मच गई। लोग स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर। अब उस मूविंग के दौरान कई लोग जब जंप कर करके ये जो ग्राउंड में जो बॉल्स बनी हुई थी उसको जंप कर कर भागने की कोशिश करने लगे, बाहर आने की कोशिश करने लगे, तो कई लोगों को गोलियां लगीं और उस दीवार के अंदर से गोलियां जाने लगी। दे आर स्टिल सो मैनी होल्स इन दैट वॉल। कहा जाता है कि उस जालियांवाला मैसेकर में मोर देन 1000 ऑफ पीपल्स वर डाइड। 1000 से ज़्यादा लोग, 2000 से ज़्यादा लोगों की उसमें घायल हुए थे। और वहाँ पर एक वेल था यानी एक कुआं था, लोग उसमें जब कूदे थे, उसमें भी कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। तो जब उसका हत्याकांड के उस मैसेकर के बाद जब उस कुएं को खाली करवाया गया तो बताया जाता है कि वहाँ से 120 डेड बॉडीज़ को निकाला गया था उस कुएं में से। जो वहाँ के आई विटनेस थे जिन्होंने वो मूवमेंट देखा था, वो बताते हैं कि उस जालियांवाला बाग में हर तरफ खून फैला हुआ था। ऑल अराउंड द बॉडी शुड बी स्प्रेडेड एंड द ब्लड शुड स्प्लिट आउट फ्रॉम द बॉडीज़। चारों तरफ बॉडीज़ में से खून फैला हुआ, खून निकला हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदियाँ बही गई हैं। कुछ लोग जिंदा भी हैं लेकिन उनको कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिला। जनरल डायर ने उस गोलियों को चलाने के बाद, इसमें आपको एक और फैक्ट मैं बताऊं कि जनरल डायर ने 1650 राउंड गोलियों के चलाए थे। दिस इज़ द ह्यूज अमाउंट। इट शुड बी यूज इन द टाइम ऑफ अ वॉर और अगेंस्ट एनी आर्मी। आप 1650 राउंड कंटिन्यूसली जब चलवाते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा, मतलब हर वक्त गोलियां चल रही थी हर तरफ से। आपके कहाँ से गोली आएगी, आपकी गोली लगने के बावजूद कितनी गोलियां लगनी होंगी, इसका सिर्फ आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको और डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। इट्स सच अ ब्रूटल कह सकते हैं हम। पिछले 100 साल में आप बिफोर द हिटलर ने जो मूवमेंट, हिटलर ने जो चीज़ें की, उससे पहले ये विश्व इतिहास का एक ब्रूटल मास्कर कहा जाता है जिसमें निर्दोष लोगों को इतनी बुरी तरह से मार दिया गया था। आफ्टर दैट इंसिडेंट शुड हैपन ऑल ओवर द इंडिया, द पीपल शुड क्रिटिसाइज अगेंस्ट दैट। पूरे इंडिया के लोगों को जैसे जैसे इस विटनेस के इस मैस्कर के बारे में पता चला, दे ऑल आर क्रिटिसाइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। द पीपल्स ऑफ इंडिया द लीडर्स वुड कम्प्लीटली अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर, जो उनको नाइटहुड का एक टाइटल दिया गया था, उन्होंने उस नाइटहुड के टाइटल को भी ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव टू फोर्स टू आस्क द जनरल डायर, एक कमिटी बनाने के लिए, जिसमें एक उस कमिटी का नाम रखा गया था हंटर कमिटी, जिसने जनरल डायर से जब क्वेश्चनिंग की तो जनरल डायर वाज नॉट फीलिंग अ बिट ऑफ गिल्टी। जनरल डायर ने कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, बिकॉज ही वांट कि इंडियंस के दिल में इतना फियर होना चाहिए कि वो कोई मूवमेंट लॉन्च करने से पहले 10 टाइम्स 10 बार सोचें। इतना वो ब्रूटल था। उसके बाद हंटर कमेटी ने ये आदेश दिया कि जनरल डायर को भारत में कोई भी पद नहीं दिया जाएगा, उन्हें यहाँ पर कभी भी वर्किंग नहीं दी जाएगी, उनको रिजिग्नेशन के थ्रू इंडिया से वापस भेज दिया गया। ये था आपका जालियांवाला बाग मैसेकर। अब जालियांवाला बाग मैसेकर में 2 पॉइंट्स और हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हंटर कमीशन ने रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने सिर्फ 300
384 पीपल के मरने की रिपोर्ट दी थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा की देते तो इट वुड बी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 384 लोगों को मारा गया था, लेकिन असली रिपोर्ट में कुछ और पॉइंट्स थे। अब हंटर कमीशन में जो मेंबर्स थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 5 इंग्लिश मेंबर्स थे। लॉर्ड हंटर, जिनके नाम पे जो लीडर थे, जिनके नाम पे हंटर कमेटी बनाई गई, जस्टिन रैस्किन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज पैरो, सर थॉमस स्मिथ, 3 इंडियंस भी थे, सर चिम्मन लाल, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये सारे मेंबर्स किसके थे आपके? ये सारे ही मेंबर्स थे आपके हंटर कमीशंस के। अब इसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को पता है, जिनको मैं आपकी बिल्कुल फैक्ट्स सही कर देना चाहता हूँ। एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये पता है कि पहले तो जनरल डायर का फुल नेम क्या था, किसी को पता है? शायद किसी को भी नहीं, और शायद किसी को हो। मैं उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि जनरल डायर थे, उनका जो कंप्लीट नेम था, दिस इज़ द क्वेश्चन शुड आस्क इन प्रीवियस ईयर विजन IAS टेस्ट सीरीज 2019, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जनरल डायर, बिकॉज लास्ट ईयर वी हैव कंप्लीटेड द 100 years ऑफ दिस ब्रूटल मैसकर। पिछले साल 100 साल पूरे हुए थे इस ब्रूटल मैसकर को। सो जनरल डायर का जो कंप्लीट नेम है वो है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, आर डायर, जनरल आर डायर। ठीक है, और ये इनका कंप्लीट नेम है। 1926 में इनको नेचुरल कॉज की वजह से इनकी मृत्यु, यानी कि ही वॉज डेड ड्यू टू सम नेचुरल कॉजेज़। और लोगों को ये कहा जाता है कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। ऊधम सिंह ने जिस जनरल डायर की हत्या की थी वो जनरल रेजिनॉल्ड डायर नहीं थे। उनका नाम जनरल रेजिनॉल्ड डायर नहीं था, उनका नाम कुछ और था। क्या था नाम, कोई बताना चाहेगा? ऊधम सिंह ने जिसको मारा था उनका नाम था कर्नल रेजिनॉल्ड, जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ये है जनरल डायर का कंप्लीट नेम, जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। और जिसको ऊधम सिंह ने मारा था 1940 में, उनका नाम था माइकल ओ डायर, जो उस समय अमृतसर के उपराज्यपाल थे। चीज़ों को याद रखिएगा, जनरल रेजिनॉल्ड हैरी डायर ये थे जिन्होंने वो मैसकर में गोली मारने के आदेश दिए थे। ऊधम सिंह ने जिसको मारा था उनका नाम था माइकल ओ डायर, बिकॉज ही वॉज द उपराज्यपाल एट दैट टाइम, यानी कि वाइस गवर्नर एट दैट टाइम। तो ये फैक्ट भी आपका क्लियर हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें थी आपकी जालियांवाला बाग मैसकर को लेके। कैसे अब इस जालियांवाला बाग को 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करने की बात कही थी उसको वापस ले लेते हैं। कैसे अब यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होगा, क्या कॉजेज़ होंगे, कैसे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी एक साथ लेकर आएंगे, कैसे नॉन कॉपरेशन का लोगों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एक चीज़ और मैं बेटा आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके वीडियोस इतनी जल्दी इसलिए लेके नहीं आता बिकॉज आई वांट टू कीप यू ऑल द इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स। मैं स्लाइड्स बनाना चाहता हूँ, आपको और बेटर तरीके से समझ में आए, सब चीज़ें आपको आसानी से मिलें। मैं उस तरह के वीडियोस बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल, आप एक बार वीडियो देखो, उसका रिवीजन करो, आपको बिल्कुल नेशनलिज्म इन इंडिया जितना अच्छा मुझे आता है ऑलमोस्ट आपको उतना भी अच्छा आ जाए या उससे भी अच्छा आ जाए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो आप लोग थोड़ा इम्पेशेंस मत हुआ कीजिए कि सर वीडियो नहीं आया, सर वीडियो नहीं आया। वीडियो बनाना सिर्फ, अगर यही सब जो बाकी आप देखते हैं किस तरह के वीडियो बनते हैं, अगर वैसे बनाने हैं तो मुझे भी टाइम नहीं लगेगा। मैं रोज़ क्या 1-2 दिन में ही सारा चैप्टर ख़त्म कर दूँ, लेकिन आई वांट टू टेक टाइम बिकॉज मैं हर डिटेल में जानना चाहता हूँ। मैं आपको हर एक फैक्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आज तक आप में से कई लोगों को रेजिनॉल्ड हेनरी ओ डायर का पूरा नाम नहीं पता था। ऊधम सिंह ने जिसकी हत्या की थी वो अलग थे, उनका नाम आपको नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कॉजेज़ किसी ने नहीं बताए होंगे आई थिंक आपको रॉलेट एक्टिंग की कॉजेज़ क्या थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। गिव मी सम टाइम्स, थोड़ा वेट किया कीजिए। सो थैंक यू एंड बाय।